लाइव हुआ है यूट्यूब पे? हो गया आई थिंक। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लास जी में। मैंने अच्छा ठीक है, इंटरनेट की क्या सूरत हाल है? अभी तो इंटरनेट ठीक है। अच्छा ठीक है। आ, ओ, हम्म, अच्छा, हुक्स एंड प्रॉप्स कह रहे हैं कि रिपीट कर दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लास में जो हमने किया था, कितने लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस किया है? देखें, हम इस तरह से करेंगे कि अभी जो शुरू के हैं, अभी तो एक ही क्लास हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जैसे पहले किया था ना कि जिन लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है उनको क्लास में उनसे कोड करवाएं। उससे होता ही है कि हमें पता लग जाता है कि कितने लोग हैं जिनका अब अच्छी तरह से जो आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो कोड लिखने के तरीके से पता लग जाता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। तो वो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अम, लेकिन जो भी क्लास में चल रहा है वो आप प्लीज साथ साथ उसको प्रैक्टिस करते रहें, ताकि ये वाला ना हो कि वो, क्योंकि क्लास आगे बढ़ जाती है उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अ, अच्छा देखें, अभी जो दानियाल साहब जो बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो रहे हैं, देखें कॉम्प्लेक्स होंगी टाइम के साथ चीज़ें, लेकिन ना उसके लिए कराची में स्पेशली हम लोगों ने ये किया था, और बाकी जगहों पे भी जैसा आप खुद जा रहे हैं तो वो ये मेक श्योर करते हैं कि आप लोगों को अम, जो भी चीज़ें वो साथ साथ क्लियर होते रहें, और अगर नहीं हो तो ऐसे ग्रुप्स बन जाएं कि आप लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करें। अच्छा देखें, प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम आम तौर पे ये होती है कि क्लास आगे बढ़ती रहती है, आप लोग ये सोचते हैं कि अभी इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद हम दोबारा से शुरू करेंगे, फिर एक और क्लास हो जाती है, फिर वो चीज़ें इतनी सारी पाइल अप हो जाती हैं कि उनको फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप वो कर सकें। वेब थ्री का, जैसे अभी आपने कहा, वेब थ्री का तो अभी बिल्कुल अभी एक क्लास ही हुई है, इतना ज़्यादा तो अभी हमने कवर किया भी नहीं है, अभी तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें शुरू होंगी। उसका देखें, बड़ा सिंपल तरीका है जो मैंने पढ़ते वक्त किया था, या मैं हमेशा करती हूँ। आप ना बहुत सारी चीज़ों को मत सोचिए, आपने करना यह है कि एक वक्त में एक ही चीज़ सोचें कि आज सिर्फ इतना कवर करना है, एक टॉपिक, और उसको सुकून से बैठ के पढ़ें, और उसके बाद उसको कोट करने की कोशिश करें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि कॉन्सेप्ट को समझें। मैं हमेशा ये वाली बात करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेटली बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है। जब आप बुक नहीं पढ़ेंगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तो उसके बाद मुझे बताएं कोड कैसे लिखेंगे? तो लॉजिक लिखने के लिए मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि प्रोग्रामिंग में सिर्फ लॉजिक है, और लॉजिक लिखने का सिर्फ एक तरीका है कि पहले लॉजिक बिल्डिंग हो, और लॉजिक बिल्डिंग होती है बुक्स पढ़ने से। अच्छा, उसका भी बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, मैं इस पे बात करती हूँ। देखें, जो क्लास में अभी जो भी आप क्या कह रहे हैं कि सही चल रही हैं, लेकिन सरजिया फास्ट चल रहे हैं। अच्छा देखें, बहुत सारी चीजें हैं जो देखें आपको ना किसी मतलब वहाँ ऑफिस होगा, ऑफिस खुलेगा, वहां आप जाके, कि आप यहाँ पे सारे स्टाफ आपको हर वक्त अवेलेबल है, तो वो अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जिनका मेरा ख्याल है कि मैं जवाब अभी एक साथ नहीं दे सकूंगी। और फास्ट देखें, आप एक इस तरह समझे, जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होंगे, 5-6 क्लासें एक साथ चल रही हैं और सबका एग्जाम होता है ना। अब यहाँ पर क्या है कि वो फास्ट तो चल रहे हैं लेकिन एक ही टॉपिक है। आपने करना ये है कि उसको तेजी से आपको समझना पड़ेगा, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आप ताकि सारे जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं आप वो कर सकें। होता ही है कि क्लास में भी और वैसे भी वो वाले, मैं समझ रही हूँ कि मुश्किल हो रही है,
वो इसलिए मुश्किल हो रही है कि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। अगर आपने रिएक्ट को साथ साथ वो करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर प्रैक्टिस बार बार करने और बुक पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा है, फिर आप मुझे बताइए, फिर हम कुछ और तरीका निकालेंगे। लेकिन डिमोटिवेट मत हो, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको ना, चलें एक काम करते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने किया था मैं उसका पहले एक रिकैप करवा देती हूँ कि हमने किया क्या था। लाहौर में अभी किस लिए ऑफिस ओपन क्यों करवाना चाह रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है? जो भी आपने बात करनी है, देखिए सबसे पहले तो मैं लिंक दे रही हूँ आपको कमेंट में, आपने जहां से पढ़ना है हम सब वहीं से कर रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को वही चीज हो जहां से हम पढ़ रहे हैं, जहां से आपको पढ़ा रहे हैं, और वही आप कर दें। अभी मैं आप लोगों को भेजती हूँ। अब एक काम करें कि एक काम करते हैं, अब लास्ट क्लास का शुरू करते हैं, मैं रिकैप करवा देती हूँ। अच्छा तो देखें, आप इस तरह समझें, बिल्कुल आसान करके मैं बताने की कोशिश करती हूँ। कोई भी चीज को परफेक्ट करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, अभी इस क्लास पे रहिए, मैं क्वेश्चंस आखिर में लेती हूँ, वरना ये शुरू नहीं हो सकेगा। लास्ट क्लास का सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं। अच्छा देखें, लास्ट क्लास में हमने 5 टॉपिक्स कवर किए थे। एक सेकंड रुके, मैं आपको पहले लिंक देती हूँ, 1 मिनट। अच्छा ये मैंने कमेंट में आपको दे दिया। अब आप सिर्फ इसको देखें अभी फिलहाल। क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब आप बहुत सारी चीजों का एक साथ सोच रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं हो पाता। अभी इसको सिंपल रखें, जो वेबसाइट पे दिया हुआ है, ये जो सारी चीजें हैं आपने ये देखनी है। ओह, लास्ट क्लास अपलोड नहीं हुई है यूट्यूब पे? अच्छा वो मैं चेक करके बताती हूँ। चले एक काम करते हैं, अभी रुके, अभी तो जो अभी जी चल। एक मिनट में चेक करता हूँ। अच्छा वो प्लेलिस्ट में नहीं होगा वो, हाँ लाइव सेक्शन में होगा। अच्छा चलें, अब आप ये देखें कि हमने ये वाला, आप देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं एक रिकैप करवा देती हूँ। अच्छा देखें, लास्ट क्लास में हमने 5 टॉपिक्स कवर किए थे। अच्छा, जिसमें सबसे पहला था कि हाउ टू राइट योर फर्स्ट रिएक्ट कंपोनेंट। उसके बाद था इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट्स। नंबर 3 था कि राइटिंग मार्कअप विद जेएसएक्स। 4 था जावास्क्रिप्ट इन जेएसएक्स विद कर्ली ब्रेसेस। और नंबर 5 था पासिंग प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट। अभी आपने सिर्फ इतना सोचना है, इससे हटके कुछ भी सोचेंगे ना बहुत मसला होगा। सारी चीजों को मिक्सअप मत कीजिए, मत कीजिए। सिर्फ अभी जो ये है, अभी सिर्फ इसी पे फोकस करें, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना, मैं सारी चीजों का एक साथ मिला के आपको जवाब दे सकती हूँ। अभी जो ये वाला है, अभी सिर्फ इसी पे रहते हैं। अच्छा तो देखें, सबसे पहले हमने
देखा था कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूआई। बार बार हमने ये वाली बात की है। अच्छा, फिर हमने देखा कि कैसे हम रिएक्ट यूज करके कंपोनेंट बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अनलाइक ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट जहां हम पहले HTML राइट करके बाद में जावास्क्रिप्ट ऐड करते थे। यही होता था ना पहले कि आप HTML में क्या करता था कि पहले HTML आपने पूरी लिखी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आप लिखते थे। अच्छा, लेकिन रिएक्ट में हम पहले जावास्क्रिप्ट राइट करते हैं और उसके अंदर जेएसएक्स राइट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्रोफाइल नाम का कंपोनेंट बिल्ड किया था जिसमें हमने सिंपल HTML इमेज क्रिएट किया था। यहां तक सिंपल है। आपने ना देखें, इसको इसी तरह से आपको पूरा ब्रेक करके समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करें। तो 1 2 3 4 5 करके मैं आपको बताती हूँ, आप इसको उसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, तो हमने क्या किया था कि हमने कंपोनेंट को डिफाइन किया एज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन और उसे मार्कअप रिटर्न किया एज JSX। ठीक है, दिस इज हाउ वी बिल्ड कंपोनेंट्स। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रिएक्ट में कंपोनेंट फंक्शन का नेम हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बात याद रखिएगा कि रिएक्ट में कंपोनेंट फंक्शन का नेम हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, मतलब कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अच्छा, उसके बाद हमने कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए कॉल किया था। अच्छा, कॉल करने के लिए हम सिंपली कंपोनेंट का टैग क्रिएट करते हैं जैसे आप HTML में टैग बनाते थे। तो सिंपली वैसे ही टैग बना के आप कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। अच्छा, मैं अभी आदिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कोड एक दफा आपको दोबारा से दिखा देंगे ताकि आप समझ जाएं ये वाली जो मैं सारी बातें कर रही हूँ। अच्छा, एंड लास्टली हमने ये भी देखा कि जैसे HTML एलिमेंट्स को हम नेस्ट कर सकते हैं, हम रिएक्ट कंपोनेंट्स को भी नेस्ट कर सकते हैं विद इन अदर कंपोनेंट्स, एंड वी कैन ऑल्सो रीयूज द रिएक्ट कंपोनेंट्स एज मैनी टाइम्स एज वी वांट। ये मैंने लास्ट क्लास में भी इंट्रो में ये वाली बात की थी कि आप कंपोनेंट्स बनाते इसलिए हैं कि आप एक दफा उसको बना लें और बार बार आप उसको यूज कर सकें। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि कंपोनेंट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें मेन कंसेप्ट रूट फाइल का होता है। जैसे नेक्स्ट में हमारे पास page.tsx फाइल होती है, इसी तरह इस रूट पेज में अगर हमें कोई भी कंपोनेंट रेंडर करना हो तो इस फाइल में हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले कंपोनेंट की फाइल से कंपोनेंट का फंक्शन एक्सपोर्ट करना होता है। आई रिपीट, इंपोर्ट इंपोर्ट करने से पहले कंपोनेंट की फाइल से कंपोनेंट का फंक्शन एक्सपोर्ट करना होता है। तो हमने देखा था कि कैसे हम रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड्स। ठीक है। अच्छा, so by exporting a React component function from its file and importing into the page.tsx root file, we can display the component in the UI. ठीक है। अच्छा, फिर फिर उसके बाद हमने देखा कि React component में हम मार्कअप कैसे राइट करते हैं यूजिंग JSX। अच्छा, तो JSX का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यू कैन राइट HTML लाइक मार्कअप विद इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, तो you can use an online tool to convert HTML to JSX like the one we demonstrated in the previous class. अच्छा, remember 3 rules of JSX। ये बात प्लीज गौर से सुन लें ताकि यही चीजें बार बार यूज होंगी। अगर शुरू में आपको सब याद रहेगा तो ये मसला नहीं होगा। अच्छा, देखें,
3 रूल्स क्या हैं? यू मस्ट रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट, नंबर 1. नंबर 2, यू मस्ट क्लोज ऑल टैग्स. और नंबर 3, यूज कैमल केस कन्वेंशन. कैमल केस कन्वेंशन आपको पता है, वो अभी मैं लिख के दिखवा देंगे कि वो किस तरह से होता है कि एक वर्ड कैपिटलाइज होगा, फिर जो सेकंड वर्ड है उसका वर्ड कैपिटलाइज होगा, इस तरह से आप वो लिखते हैं, वो भी देख लेंगे. अच्छा, नंबर 4, उसके बाद हमने देखा था कि कभी कभी JSX मार्कअप में हमें जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस की जरूरत होती है. सो वी सॉ दैट वी कैन यूज कर्ली ब्रेसेस टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट इनसाइड ऑफ JSX. अच्छा, तो जब हमने प्रोफाइल कंपोनेंट में HTML इमेज एलिमेंट कॉल किया था, तो हमने उसके एट्रीब्यूट्स को स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यूज प्रोवाइड की थी, आपको याद होगा. लेकिन फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ पासिंग स्ट्रिंग्स हम वेरिएबल पास करेंगे. इसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन राइट करना था यूजिंग यूजिंग कर्ली ब्रेसेस. अच्छा, and we also saw that we can use double curly braces when calling objects. अच्छा, lastly हमने ये देखा था कि हम कैसे props यूज करके कंपोनेंट्स को वैल्यूज पास कर सकते हैं. अच्छा, इसके लिए हमने अलग से एवटार कंपोनेंट क्रिएट किया था जिसको इमेज एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड होते हैं एज इनपुट पैरामीटर्स. और फिर इस एवटार कंपोनेंट को प्रोफाइल कंपोनेंट में रेंडर किया था, जहां से वैल्यूज पास की थी एज प्रॉप्स. अच्छा, this is the point where TypeScript became tricky and most of you didn't have enough practice to figure it out. But to save time, we continued and demonstrated how to write the TypeScript properly to do this. और हमने ये भी देखा था कि किसी prop की default value कैसे set कर सकते हैं using the default value in the component function parameter. तो ये सारी चीजें जो हमने देखी थी, अब इसको हम करेंगे ये कि एक दफा कोड से इसको पूरा रिकैप कर लेते हैं, सारा रिव्यू आपको करवा देंगे. इसके बाद देखें, कोई गुंजाइश होती नहीं है कि आप कहें कि ये वाला नहीं है, या आप अभी ये 5 चीजें जो हमने लास्ट क्लास में की थी, उसके बाद आपके पास पूरा वीक था उसको प्रैक्टिस करने के लिए. लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपके पास दोबारा 5-6 दिन होंगे, जो लास्ट क्लास में किया था और जो अभी हम क्लास में करेंगे, अभी दोबारा कोड आपको एक दफा रिव्यू करवा देते हैं, ताकि जो नहीं समझ में आया आप क्वेश्चन पूछें और उसको अभी ताकि सॉल्व कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं. आदिल, आप प्लीज एक दफा कोड से रिकैप करवा दें. Okay, assalamu alaikum everyone. अच्छा, couple of things जिसको clarify कर देते हैं. यहाँ पर questions आ रहे हैं कि should we do React or should we do Next.js. लेकिन हमने ये काफ़ी in depth cover किया है already कि why we use Next.js. Next.js की in depth classes हमने की हैं जिसके अंदर सारे आपको Next.js के जो benefits हैं, why we use the framework, वो सब है. And we've also, you know, covered all of this के जो Next.js है उसमें हम React यूज करते हैं for the UI components. तो जो अगर आपको Next.js में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसकी इंट्रो वीडियोस देख सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं Next.js की, उसके अंदर बहुत इन डेप्थ Next.js का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो यू हैव टू डू बोथ. अगर आप आज की सबके सबके जो विश है यहाँ पर वो यही है ना कि यू वांट टू लर्न दिस सो यू कैन फाइंड वर्क एंड मेक मनी एंड स्टफ, तो आपको ये दोनों की ज़रूरत होगी. आजकल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ रिएक्ट पे यूज नहीं हो रहा होता. यू नीड टू यूज रिएक्ट विद Next.js. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आपको ये समझ आ जाए बात. अच्छा, the next thing is, जैसे अभी हिरा ने recap किया, we covered all of these sections in the previous class. अगर
कोई इशू है तो लेट मी नो, मैं इसको भी क्लियर अप कर देता हूँ. ओके, सो मैं ये करता हूँ कि लेट मी ओपन अप माय वीएस कोड एंड यहाँ पर लेट मी शो यू कि हमने लास्ट टाइम क्या क्लास में कोड लिखा था एज ए रिकैप. सो हमारे पास पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर जो जो लास्ट में जो हमने अचीव किया था, वी क्रिएटेड आवर नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमारा जो रूट पेज है, वी हैव आवर पेज डॉट टी एस एक्स फाइल हियर. और इसके अंदर हमने सिंपली एक प्रोफाइल कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है फ्रॉम द कंपोनेंट्स फोल्डर. और जब इस प्रोफाइल को हम कॉल कर रहे हैं तो we're passing in, providing two properties, one for person and one for the size. जो person जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें, दिस इज JSX, और JSX में हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास कर रहे हैं थ्रू दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, एंड देन द सेकंड प्रॉपर्टी इज जस्ट अनदर ऑब्जेक्ट विद नंबर वैल्यू. ठीक है, तो ये हमारा रूट पेज है. ऑल ऑफ दीज एडिशनल थिंग्स आर एक्स्ट्रा, इसको सबको हम रिमूव भी कर सकते हैं. सो वी जस्ट इम्पोर्टेड अ फाइल कॉल्ड प्रोफाइल, और उसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं पेज के अंदर. ठीक है, तो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड. अच्छा, फिर हम प्रोफाइल को हम देख लेते हैं, दिस फाइल. अच्छा, इस फाइल के अंदर क्या हो रहा है, we're importing another component called avatar. और जो हमारा प्रोफाइल फंक्शन है, अब यहाँ पे नोट करें कि इस प्रोफाइल फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, वहाँ पर हमने प्रॉप्स को कैच किया हुआ है एज एन इनपुट पैरामीटर. ठीक है. अच्छा, अब इस इनपुट पैरामीटर को हमने कैच कहाँ से किया है, जहाँ पर हमने इसको कॉल किया था, वी पास दीज प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो अब ये दोनों प्रॉपर्टीज इस प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी. ठीक है, एंड देन हमने क्या किया कि जो प्रॉप्स हैं उसका टाइप क्रिएट कर दिया कि इट वुड बी द टाइप ऑफ प्रोफाइल. अच्छा, तो इस प्रॉप्स के अंदर वी आर गेटिंग टू थिंग्स, द पर्सन एंड द साइज. तो पर्सन एंड साइज इन द प्रोफाइल इंटरफेस, और उन दोनों के टाइप्स भी डिफाइन कर दिया. जो पर्सन है, पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट विद नेम एंड इमेज आईडी. तो इसको हमने पर्सन का इंटरफेस क्रिएट कर दिया, नेम एंड इमेज आईडी जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं. एंड देन द सेकंड इज द साइज विच इज अ नंबर. ठीक है, और इसको हमने ऑप्शनल बना दिया था. I'll show you why. We can look at the avatar component next. अच्छा, अब ये avatar component है. अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि we have again जो प्रॉप्स हमने पास किए हैं उसको हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं. ठीक है, इनको हमने डिस्ट्रक्चर कर दिया फ्रॉम द इनिशियल प्रॉप्स ऑब्जेक्ट. तो मेन ऑब्जेक्ट से हमने पर्सन और साइज को डिस्ट्रक्चर करके गेट कर लिया, एंड इसको हमने टाइप असाइन कर दिया एवेटार टाइप. सो द एवेटार टाइप इज द सेम थिंग, द पर्सन एंड द साइज, और पर्सन में वी हैव द नेम एंड द इमेज आईडी. ठीक है, सो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये एवेटार टाइप को फॉलो कर रहा है. मतलब ये कि दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, एंड देन विद इन इट हमारे पास पर्सन है जो ये वाला टाइप फॉलो कर रहा है, एंड साइज है जो इज जस्ट अ नंबर. एंड यहाँ पर हमने डिफॉल्ट साइज दिया हुआ है अब 500 पिक्सल्स बेसिकली. तो ये हमने डिफॉल्ट साइज दिया हुआ है, दैट इज वाई हमने साइज को ऑप्शनल कर दिया हियर. ठीक है, एंड देन वी कैन डू अच्छा, बाकी जो एवेटार जो फंक्शन है इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो जो हमें वैल्यूज पास हुई हैं फ्रॉम द प्रॉप्स, हमने उनको गेट करके कॉन्स्टेंट्स के अंदर सेव कर दिया. तो द नेम एंड द एवेटार
the URL, और फिर इन values को use करते हुए then we're returning a simple React fragment जिसके अंदर we have a heading with the name जो हमें props के through pass हुआ है here, and the image component, the image, this you can say this is a component, और इसके अंदर हमने source में avatar की value pass किया which is the URL, and the alt text जिसमें हमने name pass कर दिया, and then साथ में हमने size की जो properties use की थी which is defaulting to 500, वो हमने use कर लिया for the width and the height. ठीक है, तो इस तरीके से हमने props पास किए हैं all the way from the main root component here to the profile component. Profile component में हमने वो props sketch किए और spread operator use करके हमने avatar component को पास किया, and then avatar component में हमने उसको catch किया, destructure किया, उसके types create किया and उसको render कर दिया. ठीक है, so that's what we did in the last class. Okay, so hopefully that clears up the questions about props. Let's move forward. Achha, so the next topic is about conditional rendering. अच्छा, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपको स्क्रीन के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस आपको कुछ डिफरेंट यूआई रेंडर करनी होती है. अच्छा, तो इसके लिए जनरली जब हमने जावास्क्रिप्ट को स्टडी किया है तो हमने देखा है कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स राइट कर सकते हैं यूजिंग if statements or the double ampersand operator or the ternary operator, right? So there are the different methods available जिसमें हम conditional statements write कर सकते हैं. So in this section, let's continue and let's do let's use the conditional operators inside of JSX ताकि हम conditions के basis पर different तरीके से different UI render कर सकते हैं. Okay, so let's follow this example here. So they're saying, let's say you have a packing list component rendering several items which can be marked as packed or not. अच्छा, so ये function देखते हैं. So this is a function called packing list. ठीक है, ये हमारा main function है. You can identify it using because it says export default. तो ये आपका main function है. ये इसका एक helper function है. अच्छा, so inside the main packing list function हम directly return कर रहे हैं, and हम return क्या कर रहे हैं? We're returning a section. तो ये HTML का एक tag है जो basically it creates a section on the page. अच्छा, और इसके अंदर we've got a simple heading, और फिर हमारे पास एक unordered list है जिसके अंदर we have these 3 items. अच्छा, now what is the item? यहाँ पर आप ऊपर अगर देखें तो it's a function जो using the name and a value called is packed ये return कर देता है एक list item का जो element होता है. सही. So what you will be doing is basically think के ये जो return हो रहा है ये list item इसकी जगह पर आ जाएगा, right? So eventually जो पेज रेंडर होगा it will return something like this, जहाँ पर आपके पास heading होगी, फिर एक unordered list होगी जिसके अंदर multiple list items होंगे given the names that are passed. ठीक है, तो space suit, you can see it, helmet with the golden leaf and photo of Tam. ठीक है, so these are the values passed through to the item function और वो return कर देता है the list item.
So that's what's happening here. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि नोटिस करें कि some of the item components have their is packed prop set to true instead of false. अच्छा, तो अब नोट करें in this item is packed is true, the second item is also true, the third item is false. ठीक है, अच्छा हम ये करते हैं कि let's use this code. इस कोड को हम कॉपी करके अपनी ऐप में ले जाते हैं and let's create this packing list component ourselves. So in our components folder we'll create a file called packing list. All right, so यहाँ पर so now this is saying कि इसका type implicitly any है. I'm just going to sorry just for now. अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये फंक्शन पैकिंग लिस्ट क्रिएट कर लिया and let's create in our page.tsx मैं ये प्रोफाइल को अब comment out कर देता हूँ and instead of using the profile component let's call the packing component packing list. ठीक है, and then let's do a npm run dev. Okay, so we have this basic heading and the data, the list. Okay, so this is being created. Achha. And let's come back to our code here. अच्छा, note करें कि हमारी styling same नहीं है because हम Next.js use कर रहे हैं and Tailwind के साथ use कर रहे हैं, तो all of the styling has been overridden, तो हमें उसको style करना होगा using Tailwind. मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, that's not the purpose of the class, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि you can use Tailwind classes here जहाँ पे भी आप styling करना चाहें, right? अच्छा, so now that we have the main component, हमने ये note कर लिया है कि जो is packed की value है वो true है या false है depending on the item. ठीक है, अच्छा अब requirement क्या है कि you want to add a check mark to the packed items if is packed is true. तो अगर is packed की value true है, we want to display a check mark. ठीक है, और अगर is packed true नहीं है तो फिर we don't want to include the check mark. Okay, तो अगर हम if else statement write करेंगे तो we can do it kind of like this. कि we'll say if is packed, ये क्या करेगा, ये check करेगा if it's true or false. तो if it's true then we will return the list item जो as it is चल रहा है with the check mark and we'll close the tag. And if it's not packed तो इसके बाद we'll return the list item without the check mark. ठीक है, so let's use this is packed. अच्छा, ये कॉल कहाँ पे हम करेंगे, इस कोड को कहाँ पे लेके जाएंगे, we'll use it here, यहाँ पे. ठीक है, तो इस packed को हमने पास किया हुआ है. पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे if is packed, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो हम रिटर्न कर देंगे एंड ये फंक्शन आइटम एग्जिट हो जाएगा, इट विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट रिटर्न. अगर ये is packed false होता है तो इट विल स्किप दिस कंडीशन एंड डायरेक्टली रिटर्न कर देगा विदाउट द चेक मार्क. तो अब क्या होना चाहिए कि in our UI we should have these two with the check marks and this one without the check mark, right? क्योंकि इन दोनों की values true है and this is false. So let's take a look. तो आप देख सकते हैं we have the first and second items with the check mark and जो third item है doesn't have a check mark. तो इस तरह से हम conditions create कर सकते हैं based on some information कि we can check
द कंडीशन, और उस कंडीशन की जो भी रिस्पांस होता है उसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंटली यूआई को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस हमने चेक मार्क ऐड किया। ओके, अच्छा, देन ये वाली सेकंड कंडीशन है कि कंडीशनली रिटर्निंग नथिंग विद नल। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कभी कभी आप ये चाहेंगे कि कुछ भी रेंडर ना हो। तो फॉर एग्जांपल आप अगर ये करें कि अगर आप ये नहीं चाहते कि जो पैक्ड आइटम्स हो चुके हैं उनको शो नहीं कराना, तो फिर हम क्या करेंगे उस केस में। तो यहाँ पर आप नोट करें कि जो इफ इस पैक्ड वाली कंडीशन है, यहाँ पर रिटर्न कर दिया नल। अच्छा, इस केस में कुछ भी रेंडर नहीं होगा जो भी इस पैक्ड वाला आइटम होगा उसके लिए, और अगर इस्पेक्ट फॉल्स होगा देन फिर हम रिटर्न कर देंगे। सो वी कैन डू दैट एज वेल। अब यहाँ पे देखें, इट डजंट हैव एनी ऑफ द चेक्ड वैल्यूज। सो उसके लिए सिंपली व्हाट विल डू, रिटर्न में फॉर इफ इस्पेक्ट वी कैन रिप्लेस इट विद नल। ठीक है, और अब क्या होना चाहिए इन आर यूआई, सिर्फ हमें वो वाली वैल्यू नजर आएगी जिसकी इस्पेक्ट वैल्यू फॉल्स है। ओके, अच्छा, अब हमने देखा यहाँ पे कि जब हमने ये किया कि रेंडर किया द चेक और द नॉट चेक, तो हमने जो रेंडर किया है उसमें बहुत सारा जो कोड है वो सेम है, राइट। असाइड फ्रॉम द चेक मार्क, इन दोनों लाइंस में सिर्फ इतना फर्क है, एवरीथिंग एल्स इज द सेम, राइट। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पर भी कोड डुप्लीकेट हो रहा होता है वहाँ पर हम डुप्लीकेशन को ख़त्म करते हैं। तो इस केस में फिर क्या होता है कि जो कोड रीयूज हो रहा है, वी जनरली क्रिएट अनदर कंपोनेंट और अनदर पीस ऑफ रीयूजेबल कोड जो हम उसके लिए जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, या हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ट्वाइस, हम एक बार यूज कर सकते हैं, लाइक दिस, कि हमने लिस्ट आइटम क्रिएट किया और चेक मार्क ऐड करने के लिए या ना ऐड करने के लिए हमने टर्नरी ऑपरेटर लिख लिया। सो व्हाट वी कैन डू इज समथिंग लिटिल बिट क्लीनर, कि जो इसको अनडू करते हैं, ये जो कोड रिपीट हो रहा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, हम क्या करेंगे, विल रिप्लेस द इफ कंडीशन विद अ टर्नरी ऑपरेटर। तो होगा क्या कि विल कीप this, we'll get rid of everything else, ऐसे कर लेते हैं, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। सो नाउ वी हैव अ रिटर्न। ठीक है, और दिस इज वेयर वी हैव द टर्नरी ऑपरेटर जहां पर हम यूज कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द कंडीशन। सो कंडीशन क्या है हमारी, द कंडीशन इज दिस इज पैक्ड। ठीक है, अच्छा, और नोट करें कि दिस इज अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, राइट। तो जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन हम कर्ली ब्रेसेस में ऐड करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग यू वांट इज द कर्ली ब्रेसेस। अब हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं। सो विल से इज पैक्ड, और टर्नरी से आपको याद होगा टर्नरी क्या करता है, इट विल डिसाइड जो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होती हैं, राइट। अच्छा, so now what the next thing we have to do is provide के अगर ये ट्रू है तो क्या करना है और अगर फॉल्स है तो क्या करना है। so we separate the two values using the colon। तो कोलन से पहले आता है कि अगर ये ट्रू है तो हमें क्या रेंडर करना है।
तो अगर इज पैक्ड है तो हमें नेम भी शो करना है और चेक फ्लैग भी शो करना है, तो विल ऐड दिस। और अगर फॉल्स है तो वी जस्ट वांट टू डिस्प्ले द नेम, राइट, विदाउट द चेक मार्क, तो लाइक दिस। तो इस केस में अब हमने क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग द सेम कोड रिपीटेड ट्वाइस, हमने लिस्ट आइटम सिर्फ एक बार राइट किया है और इसके अंदर हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज कर लिया टू डू द कंडीशनल लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पर अब लेस कोड है मेंटेन करने के लिए और डुप्लीकेशन नहीं हो रही, एंड द आउटपुट विल बी द सेम। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इसको हम स्किप कर देंगे। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो रेंडरिंग लिस्ट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको लिस्ट रेंडर करनी होती है, तो बहुत सारे सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं। जब जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक अरे ऑफ डेटा है, यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, आप उसको रेंडर करना चाहते हैं इन द सेम फॉर्मेट, तो हर लिस्ट आइटम के लिए आप सेम यूआई जनरेट करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी यूज द जावास्क्रिप्ट अरे मेथड्स। ठीक है, और उसमें जो ज़्यादा जो पॉपुलर हैं, जैसे मैप फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट, मैप जावास्क्रिप्ट अरे मेथड। मैप क्या करता है कि इट विल टेक द डेटा फ्रॉम द अरे एंड इट विल उस पे लूप करके आपको रिटर्न कर देगा अनदर अरे। या आप फिल्टर यूज कर सकते हैं जो फिल्टर द कंटेंट्स ऑफ द अरे। अच्छा, सो लेट्स सपोज कि आपके पास एक लिस्ट है समथिंग लाइक दिस, कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर यू हैव मल्टीपल लिस्ट आइटम्स। अच्छा, तो यहाँ पर यू हैव सम नेम एंड so you have a mathematician, a chemist, a physicist, another chemist and a astrophysicist. ठीक है, तो इस तरह से you have a list of data। ठीक है, अच्छा, सिर्फ फर्क क्या है कि अंदर जो टेक्स्ट है that's the only difference, otherwise the जो structure है वो बिल्कुल सेम है। you have the name and you have the occupation। अच्छा, तो होगा क्या कि आप सेम डेटा को सेम तरीके से डिफरेंट डेटा को रेंडर करवा रहे होंगे। सो इन दिस केस विल यूज अ मेथड लाइक अ मैप फंक्शन। अच्छा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू नीड द डेटा। अच्छा, तो डेटा कैन बी स्टोर्ड लोकली इन एन अरे लाइक दिस, किसी वेरिएबल के अंदर। सो दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड, इसका नाम देख लेते हैं, जस्ट लिस्ट। सो लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट कॉल्ड लिस्ट। So list.tsx। तो सबसे पहले हमें एक अरे चाहिए जिसके अंदर हम जो डेटा है वो ऐड कर सकें। सो वी कैन डू दिस। ठीक है, एंड लेट मी, I'll add my name as well and I'll put writer। ठीक है, सो that's the first thing we've done। अच्छा, ये कह रहा है कि ये add an import or something, क्योंकि ये मॉड्यूल नहीं है। तो इसमें हम कर लेते हैं डिफॉल्ट। सही है, जस्ट टू मेक इट अ मॉड्यूल। अच्छा, तो ये हमने एक अरे क्रिएट कर लिया जिसमें वी हैव सम डेटा। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स कंटिन्यू। द सेकंड थिंग इज कि जो पीपल का जो अरे है उसके जितने भी मेंबर्स हैं
उनको हमने सेपरेट करना है इनटू डिफरेंट जावास्क्रिप्ट नोड्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन यूज द मैप फंक्शन इस अरे के ऊपर लूप करने के लिए। ठीक है, या तो आप फॉर लूप क्रिएट करेंगे जिसमें फॉर लूप में आपको पूरा फॉर लूप सिंटैक्स फॉलो करना होगा, और यू कैन यूज अ शॉर्ट हैंड मैप अरे मेथड, समथिंग लाइक दिस। तो मैप अरे मेथड कैसे यूज कर सकते हैं हम कि जो हमने ये पीपल का कांस्टेंट क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर हमें अ, इसके अंदर हमें ये लूप लूप करके इन वैल्यूज को गेट करना है और इनके लिए फिर लिस्ट आइटम्स क्रिएट करना है, क्योंकि जो फाइनल आउटपुट है इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो व्हाट वी वांट इज इस कंटेंट को लें और इसको कन्वर्ट कर दें इनटू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये रिपीट करें फॉर ईच ऑफ द पर्सन्स। ठीक है, अच्छा, सो व्हाट विल हैव इज अनदर वेरिएबल कांस्टेंट जिसके अंदर ये लिस्ट आइटम्स हम सेव कर देंगे। अच्छा, मैप फंक्शन क्या करता है, ये एक अरे को लेता है, उस पे लूप करता है एंड इट रिटर्न्स बैक एन अरे। ओके, सो लेट्स सी। और यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि लेट्स create another constant and this is called list items, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप मैप करेंगे ऑन दिस पीपल कांस्टेंट। सो पीपल डॉट मैप, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि ये एक अरे है तो ये खुद से आपको सजेशन दे रहा है। सो व्हेन यू डू पीपल डॉट इट विल सजेस्ट कि आप मैप फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैप के अंदर यू हैव टू पास अ कपल ऑफ थिंग्स। अच्छा, मैप क्या है, इट्स अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, मैप मेथड कॉल्स अ कॉलबैक फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे। ठीक है, तो मैप के अंदर हम क्या करते हैं कि वी कॉल अनदर फंक्शन। तो यहाँ पर एक फंक्शन आप देख सकते हैं कि मिलेगा आपको। सो दिस इज आवर कॉल बैक फंक्शन। तो होगा क्या कि जब ये मैप चलेगा फॉर ईच एलिमेंट इन दिस अरे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, इट्स सिंपली डूइंग अ लूप ऑन द अरे, और ये इटरेशन है। तो फॉर ईच इटरेशन, तो फर्स्ट इटरेशन में दिस वुड बी पर्सन। तो हम क्या करेंगे कि विल सॉरी get person and we can use arrow syntax here, और for each person हमें list item create करना है। ठीक है, एंड रिटर्निंग वैल्यू में क्या होगा, जो भी पर्सन की वैल्यू है वो हम पास कर देंगे। तो we'll just say person। ठीक है, सो इस तरह से अब क्या होगा कि जो लिस्ट आइटम्स है दिस विल बी सिंपली another array। ये इसी तरह का अरे होगा लेकिन इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग्स अब ये लिस्ट आइटम्स के अंदर डेटा आ गया होगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारी लिस्ट आइटम्स हमने जनरेट की हैं, सो दीज आर मल्टीपल लिस्ट आइटम्स। ठीक है, इस तरह से ये क्रिएट हो गई होंगी। नाउ हम क्या चाहेंगे कि इन लिस्ट आइटम्स को हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रैप कर दें। ठीक है, अच्छा, सो बट टू डू दिस हमें ये पूरा फंक्शन क्रिएट करना होगा। सो विल क्रिएट द फंक्शन। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम फंक्शन का नेम दे देते हैं फंक्शन लिस्ट। ठीक है, एंड देन ये वाला जो कंटेंट है इसको हम मूव कर लेते हैं इनसाइड ऑफ आवर फंक्शन। तो हमने लिस्ट आइटम्स को गेट कर लिया हियर, एंड देन हम इसको यूज कर लेंगे टू डू द रिटर्न। रिटर्न, नाउ लेट्स ट्राई एंड कॉल दिस फंक्शन। तो अब पैकिंग लिस्ट हटा देते हैं यहाँ से।
let's call the list function, list component here, and let's see the UI. तो आप देखें कि we have the जो हमारा सारा content है इसको हमने render कर दिया है here for each of the members in our list of people. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि आपको कंसोल में एरर नजर आएगा. नोट करें कि पेज में देयर इज नो इशू, बट इनसाइड द इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल ओके हमारा ब्राउज़र हमें कोई एरर नहीं दे रहा. अच्छा, जनरली यहाँ पे इशू आता है बिकॉज हमने कोई की प्रोवाइड नहीं की कि हाउ डज रिएक्ट नो कि ये कौन सी बेसिकली कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है ताकि रिएक्ट डुप्लीकेशन ना करे. तो समहाउ ब्राउज़र नहीं बता रहा है ये. ओके अच्छा, दिस डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड इवन मोर. तो अगर हम जो हमारे पास डेटा है ये बहुत सिंपल फॉर्मेट के अंदर है. अगर हम इसको स्ट्रक्चर करें एंड इट कन्वर्टेड इनटू अ array of objects और each object के अंदर फिर we can pass a ID value और जो values हैं उनको हम key value pairs के अंदर as an objects pass करें तो we can structure the data a little bit. ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होता है. क्योंकि अगर अभी देखें इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू अंडरस्टैंड राइट, इवन जस्ट लुकिंग एट इट. आपको ये फिगर आउट करना पड़ता है कि वेयर डज इट स्टार्ट, वेयर डज इट एंड, एंड कौन सी वैल्यू का क्या मतलब है. एंड इसको हम इतना कोड के अंदर यूज़ भी नहीं कर सकते इजीली. फर्स्ट करें कि हमें यहाँ पर सिर्फ नेम गेट करना होगा तो we'll have to do some calculations, सब strings करनी होंगी and so on. तो instead of this अगर हम इसको restructure कर दें and convert into an array of objects, तो an object for each member, तो हम ये कर सकते हैं. Let's copy this और ये people array को replace कर देते हैं. ठीक है, so now we have a list and let me do something like this. Okay, for me I'll add my name and do something like this. Okay, and now what happens is कि हमारे पास error आ जाता है here क्योंकि अब इसको type issues मिलना शुरू हो जाएंगे. Okay, अच्छा, we'll come back to that. अच्छा, यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं कि let's say you want a way to only show people whose profession is a chemist. कि आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ आप बेसिकली फिल्टर करना चाह रहे हैं राइट, बेस्ड ऑन सम कंडीशन. आप क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या आपकी कंडीशन ट्रू है एंड देन ओनली रिटर्न दोज वैल्यूज. तो अगर आपकी कंडीशन ये है कि आप इस लिस्ट के अंदर से सिर्फ वो लोग शो करना चाहते हैं जिनका प्रोफेशन केमिस्ट है, तो आप उसको फिल्टर कर लें एंड इग्नोर दी अदर्स. ठीक है, तो हम उसके लिए जावास्क्रिप्ट का फिल्टर मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, फिल्टर मेथड क्या करता है कि एक अरे के ऊपर रन होता है और उस अरे के अंदर एक कंडीशन अप्लाई करता है और वो कंडीशन होती है एज अ फंक्शन. ठीक है, फिर वो फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रू और फॉल्स आप सिर्फ वो वैल्यूज रिटर्न करते हैं जिनकी कंडीशन ट्रू रिटर्न होती है. सो लेट्स ट्राई दिस. तो हमने क्या किया कि वी कैन क्रिएट अ न्यू अरे ऑफ जस्ट द पीपल हु आर अ केमिस्ट. तो जैसे मैप फंक्शन एक अरे रिटर्न करता है, जस्ट लाइक दैट फिल्टर फंक्शन भी अरे रिटर्न करता है. सो अगर हम एक अरे के ऊपर फिल्टर रन करें तो विल कॉल बैक फंक्शन
जैसे हमने मैप में किया था। एंड हियर हम कंडीशन क्या रखेंगे कि जो प्रोफेशन है इट शुड इक्वल टू केमिस्ट, एंड इन दिस केस सिर्फ आपको वो केमिस्ट का डेटा देगा। सो लेट्स अपडेट द कोड। तो हमारे पास ये हमारा मेन अरे है जिसके अंदर वी हैव ऑल द पीपल। फिर हम क्या करें कि इसको कमेंट कर देते हैं। फिर हमारे पास ये आ जाएगा। So we have now done a filter on the people array, और हर iteration पे हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, one of these objects, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, we'll check कि जो प्रोफेशन की वैल्यू है if it's chemist तो वो इस वैल्यू इस ऑब्जेक्ट को रिटेन करेगा और केमिस्ट के अंदर पास कर देगा, अदरवाइज इसको वो स्किप कर देगा। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि एट द एंड ऑफ द फिल्टर all of the objects यहाँ पे प्रोफेशन केमिस्ट है, सो दिस वन मारियो एंड पर्सी, ये दोनों कीप होंगे एंड द अदर्स आर नॉट गोइंग टू बी केप्ट। तो जो हमारी केमिस्ट की जो कांस्टेंट वैल्यू है, वी शुड हैव टू ऑब्जेक्ट्स इनसाइड देयर, वन फॉर मारियो एंड वन फॉर पर्सी। ठीक है, क्योंकि देर बोथ केमिस्ट। अच्छा, दैट्स दैट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि देन जो हमने मैप फंक्शन किया था वो हम अब चलाएंगे ऑन द केमिस्ट। ठीक है, इसको भी अभी हम कमेंट कर लेते हैं। अच्छा, तो नाउ वी वांट टू यूज द केमिस्ट डेटा, और इसके ऊपर हम लिस्ट आइटम जनरेट करना चाहेंगे। सो टू डू दिस हम मैप फंक्शन रन करेंगे ऑन केमिस्ट। तो हाउ विल दैट वर्क, केमिस्ट डॉट मैप। ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे इन लिस्ट आइटम्स। अच्छा, अब मैप के अंदर वी हैव टू पास द कॉल बैक फंक्शन, राइट? सो द कॉल बैक फंक्शन इज व्हाट, फॉर ईच पर्सन। सो फॉर ईच पर्सन हमें कुछ रिटर्न करना है। सो व्हाट डू वी नीड टू रिटर्न हियर, हमें लिस्ट आइटम जनरेट करके रिटर्न करना है, और लिस्ट आइटम के अंदर देयर इज सम रेंडरिंग जो भी हमें चाहिए। तो वी वांट एन इमेज एंड वी वांट सम टेक्स्ट जिसमें पर्सन का नाम होगा और उसका प्रोफेशन होगा, एंड मे बी इट हैज सम अकॉम्प्लिशमेंट एज वेल। जबकि हमारे पास डेटा के अंदर वी डोंट हैव अकॉम्प्लिशमेंट, सो विल सी व्हाट हैपेंस। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस। सो ये हमने गेट कर लिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, देयर इज नो गेट इमेज यूआरएल। ओके, सो गेट इमेज यूआरएल जो है इसने फ्रॉम अनदर फाइल इंपोर्ट किया हुआ है। सो लेट्स, अच्छा पहले हम ये रिटर्न कर देते हैं ताकि ये वाला इशू भी ना हो। ओके, एंड देन वी हैव टू फिगर आउट दिस गेट इमेज यूआरएल। तो ये क्या कर रहा है, वी कैन सी गेट इमेज यूआरएल is imported from the utilities.js file. तो ये it's simply doing a return, और ये आपको एक HTML URL basically create करके दे रहा है। So it's using a string concatenation. अच्छा, तो हम या तो ये कर सकते हैं या हम इस तरह से कर सकते हैं कि जहाँ पर source get image URL person हो रहा है, let's just update the code instead of creating another component. तो हम ये करते हैं कि जहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पास कर रहे हैं like this, let's remove it और replace कर देते हैं with this for now। बल्कि इतना कॉपी करते हैं and let's remove this, और template literal create करके let's pass this। फिर हमें image ID पास करनी है and then we need this, and then here we need the image ID, right?
और image ID is what the person dot image ID, और इन्होंने ये डेटा अपडेट कर दिया. So let's also get the updated data जिसमें image ID available. So let's get the new data जिसमें सारा डेटा अवेलेबल है. ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये हमने सेम फाइल के अंदर रखा हुआ. So let's okay. So अच्छा, यहाँ पर अब हमें क्या करना है? वी नीड टू पास दी वैल्यू राइट फॉर द इमेज आईडी. ठीक है, लाइक दिस. तो पर्सन डॉट इमेज आईडी, ऑलरेडी हम पर्सन को तो ऑलरेडी एक्सेस कर ही रहे हैं. सो पर्सन डॉट इमेज आईडी, एंड इस तरह से हम यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट हैविंग द एडिशनल कंपोनेंट फॉर नाउ. अच्छा, तो ये हमने रेंडर कर लिया. सो व्हाट हैपेंड इज कि हमारे पास अब ये ऑब्जेक्ट है with the array of objects with all the people. तो यहाँ पर हमारा सारा डेटा है. फिर इस डेटा को हम यूज करके फिल्टर कर रहे हैं और सिर्फ गेट कर रहे हैं some specified value of the profession. तो in this case chemist. And then फिर हमने chemist के ऊपर मैप किया, and for each person ये person represent कर रहा है each object inside of the people array. And for each of these objects or persons हमने list item create किया जिसके अंदर भी we created an image जिसको source की ज़रूरत है. तो we created the image URL and provided alt text. और फिर paragraph के अंदर हमने name, profession and accomplishment भी इसकी पास कर दी. And then at the end हमने एक unordered list बना के जो सारे जो list items हैं वो पास कर दिए. तो what we should get is this kind of structure for only the chemists. So again chemist हमारे पास दो हैं, Mario and Percy. So let's see. So Mario and Percy, ये दोनों की जो values हैं वो आपको नजर आ रही हैं instead of everybody. ठीक है, अगर हम इसको change कर देते and say that instead of chemist we want physicist. I don't know if I spelled it correctly. I think सही किया है. Yeah, physicist. तो you would only get the physicist. ठीक है, तो इस तरह से you can filter and map. और हम different data को using data from arrays हम उनको map करके display करवा सकते हैं. अच्छा, फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास in this content हमारे पास ID value है जो uniquely identify कर रहा है each object को, each person को. हम क्या कर सकते हैं? inside of the map हम key पास कर सकते हैं for each individual person. ठीक है, अच्छा. तो to do this जो हमारा list item है जहाँ पर हम इसको जहाँ पर हम map के अंदर loop कर रहे हैं, I'll show you where. So inside the map यहाँ पर हमने list item create किया है. इधर हम एक attribute add कर देंगे for the key, something like this. ठीक है, so key, और यहाँ पर हम वैल्यू बताएंगे कि की है क्या. So for the person it's the ID. ठीक है, this becomes your key.
की क्या करती है रिएक्ट के अंदर, की ये बताती है कि आपका जो अरे है उसके अंदर हर कंपोनेंट में कौन से आइटम से वो रिलेट करता है। ठीक है, तो बाद में उसको वो मैचअप कर सकता है। इससे क्या होता है कि अगर आपके जो, क्योंकि हम इसके अंदर वर्चुअल डॉम का जो कॉन्सेप्ट हमें आगे चल के पूरा क्लियर होगा, उसमें अगर हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और डेटा मूव अराउंड करता है, तो की आपको बता देगा कि रिएक्ट को कि चेंज कहाँ पर हुई है। ठीक है, इन विच ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो इस तरह से हम कीज को पास कर सकते हैं। तो जनरली मेक श्योर करें कि जब भी आप रिएक्ट के अंदर अरेज के साथ काम करें, तो इट्स अ गुड आइडिया जनरली टू हैव एन आईडी वैल्यू फॉर ईच ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, लेट्स कीप गोइंग। अच्छा, वे टू गेट योर की। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से डेटा को गेट करें। अगर आप किसी डेटाबेस से डेटा को गेट कर रहे हैं, तो जनरली डेटाबेस के अंदर आईडी वैल्यू होती है। ठीक है, और जो डेटाबेस की आईडी होती है वो यूनिक होती है। तो जनरली एक डेटाबेस के अंदर यू विल नॉट फाइंड के दो डिफरेंट रोज के अंदर सेम आईडी यूज हो रही हो। यूजुअली डेटाबेसेस इसको स्टॉप करते हैं, अनलेस के वो टेबल जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने लोकली जनरेट किया डेटा, जैसे हमारे एग्जांपल में, तो इन दैट केस के मेक श्योर करें कि आपके पास कोई इंक्रीमेंटर हो, या कोई आप यू आई डी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर पैकेजेस जो आपको यूनिक आईडी वैल्यूज क्रिएट करके देते हैं। इन आवर केस वी जस्ट हैव अ सिंपल इंक्रीमेंटेशन 0 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज रूल्स। जो की है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वी, अगर आप डेटाबेस से क्वेरी करते हैं, यू हैव द यूनिक की, या आप कोई जनरेट करके की क्रिएट करते हैं यूजिंग क्रिप्टो और यूयूआईडी पैकेजेस, तो इन बोथ केसेस द कीज विल ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, अगर आप मैन्युअली क्रिएट करें, जस्ट मेक श्योर के सेम की दोबारा से यूज ना इन योर डेटा। So that's all about rendering the list. To close up this topic, keeping components pure. अच्छा, जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं प्योर फंक्शन। अच्छा, जो प्योर फंक्शन होता है उस वो सिर्फ एक काम करता है कि वो कोई कैलकुलेशन करता है, नथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा, अगर आप एक फंक्शन को या एक कंपोनेंट को प्योर फंक्शन की तरह राइट करते हैं, तो आप बहुत सारी बग्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। अच्छा, तो सबसे पहले प्योरिटी। कंप्यूटर साइंस के अंदर प्योर फंक्शन क्या होता है, जिस जो ये सारी आप अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है। तो नंबर 1, इट माइंड्स इट्स ओन बिजनेस। अच्छा, तो एक ऐसा फंक्शन जो कुछ चेंज नहीं करता, इट डजंट चेंज एनी ऑब्जेक्ट्स, डजंट चेंज एनी वेरिएबल्स जो इस फंक्शन के बाहर है। ठीक है, इट ओनली डज एनीथिंग इनसाइड इटसेल्फ। तो फंक्शन से बाहर किसी भी चीज को ये नहीं अपडेट करता। सेम इनपुट्स सेम आउटपुट्स। तो एक ऐसा फंक्शन जिसको आप अगर एक इनपुट दें रिपीटेडली, तो वो फंक्शन हमेशा सेम रिजल्ट प्रोवाइड करे। तो फॉर एग्जांपल, अ फंक्शन लाइक 2 + 2 should always return 4. That's a pure function, right? तो सेम इनपुट, no matter how many times आप 2 + 2 इनपुट करें, the function will always return 4. ठीक है, ऐसा नहीं है कि it will return 5 suddenly। तो these are just some mathematical examples, जैसे मैंने अभी 2 + 2 का एग्जांपल दिया। तो इन दिस केस, अगर आप ये फॉर्मूला वॉच करें कि y = 2x, तो इस केस में अगर x की वैल्यू 2 है, देन
it will be 2 multiplied by 2 and y will always be 4, right? इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, you will always get the same response no matter आप x की क्या वैल्यू सेट करते हैं, y will always be the same value. ठीक है. So React क्या assume कर रहे हैं कि every component you write is a pure function. मतलब ये कि React component will always return the same JSX given the same input. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर इनपुट प्रोवाइड करें, सेम इनपुट प्रोवाइड करें, ये नहीं होना चाहिए कि React एवरी टाइम कुछ डिफरेंट आउटपुट दे. तो इट शुड ऑलवेज रिटर्न द सेम इनपुट, मतलब ये कि प्रिडिक्टेबल होना चाहिए. I think that's good enough for this section. Achha. So that covers the describing the UI part of the Learn React tutorial. Achha, the next section is the adding interactivity part. अच्छा, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि some things on the screen update in response to user input. मतलब ये कि हमने ये पहले से देखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं शुरू से for the interaction, right? तो this is that part of the React कि जब भी यूज़र कोई इनपुट करता है, यूज़र कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में स्क्रीन अपडेट होती है. जैसे अगर आप इमेज पे क्लिक करें इन अ गैलरी तो कोई इमेज एक्टिवेट हो जाएगा, या आप कोई बटन क्लिक कर दें तो इट शुड परफॉर्म सम एक्शन. तो रिएक्ट के अंदर जो आपका डेटा होता है वो जब चेंज होता है ओवर द टाइम, इसको हम स्टेट कहते हैं. ठीक है. तो इस वाले टॉपिक में द एडिंग इंटरएक्टिविटी सेक्शन हम क्या फोकस कर रहे होंगे, विल फोकस ऑन कि हम कैसे कंपोनेंट राइट करें जो इस तरह के इंटरेक्शंस को हैंडल कर सके, जहाँ पर हम स्टेट को क्रिएट कर सकें, स्टेट को अपडेट कर सकें, और ओवर टाइम जो जो डिफरेंट चेंजेस आती हैं इन द स्टेट ऑफ द डेटा, उसको हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है. सो द डिफरेंट टॉपिक्स आर हाउ टू हैंडल यूजर इनिशिएटेड इवेंट्स, how to make components remember information with state, how React updates the UI in 2 phases. यहाँ पर virtual DOM का concept आएगा. फिर why state doesn't update right after you change it. This is also part of virtual DOM. फिर queuing multiple state updates, how to update objects and how to update arrays. ठीक है. So I think इसको हम अगर इस पार्ट को स्किप करें या we should. इसको कवर कर लेते हैं. अच्छा. सो रिएक्ट में क्या करते हैं हम कि हम रिएक्ट के अंदर इवेंट हैंडलर्स ऐड कर सकते हैं इनसाइड ऑफ द जेएसएक्स. नॉर्मली जब आप इवेंट हैंडलर ऐड करते हैं, यू टिपिकली डन इट इन द जावास्क्रिप्ट जब आप एचटीएमएल राइट कर रहे होते हैं. तो हियर इनसाइड जेएसएक्स आप इवेंट हैंडलर्स ऐड कर सकते हैं. इवेंट हैंडलर क्या होता है कि वो एक फंक्शन होता है जो ट्रिगर होता है बेस्ड ऑन सम इंटरेक्शन फ्रॉम अ यूजर, जैसे कि क्लिक या हवर या फोकस या फॉर्म इनपुट पे फोकस. ठीक है. इस तरह से जो भी आपके डिफरेंट यूजर इवेंट्स होते हैं उसकी बेसिस पे आप कुछ हैंडल करना चाह रहे होते हैं. ठीक है. सो जैसे आपके पास अगर बिल्ट इन कंपोनेंट है जैसे बटन, तो बटन के अंदर ब्राउज़र सपोर्ट करता है ऑन क्लिक इवेंट. ठीक है. तो जब भी आप एक ब्राउज़र के अंदर बटन पे क्लिक करते हैं, ब्राउज़र को पता होता है कि दैट्स अ बटन, और जब आप क्लिक करते हैं ब्राउज़र आल्सो नोज दिस, राइट? तो ऑन दैट इवेंट, इवेंट क्या है? द क्लिक इज द इवेंट. तो उस इवेंट के क्लिक पर आप क्या करेंगे कि यू विल रन सम फंक्शन.
ठीक है। अच्छा, सो इस एग्जांपल को देखते हैं हम। यहाँ पर आप देखें कि वी हैव अ बेसिक कंपोनेंट कॉल्ड ऐप। ये रिएक्ट के अंदर रूट कंपोनेंट को कहते हैं। तो थिंक ऑफ इट लाइक द page.tsx फाइल इनसाइड ऑफ योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वी आर रिटर्निंग अ टूल बार, और इस टूल बार में वी आर पासिंग टू प्रॉप्स। वन इज फॉर ऑन प्ले मूवी, कुछ इवेंट हैंडलर है ये, तो इट्स अ बटन प्ले मूवी। तो उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है कि एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले कर दें दैट सेज प्लेइंग, एंड ऑन अपलोड इमेज, जो अपलोड इमेज के क्लिक पर रन हो, विच विल से अपलोडिंग एज एन अलर्ट। ठीक है, तो ये पॉपअप्स डिस्प्ले कर दे। अच्छा, एंड देन आपका टूल बार फंक्शन है विच इज द कंपोनेंट दैट्स बीइंग डिस्प्लेड हियर, जिसके अंदर यू हैव दीज टू props जिनको हमने कैच कर लिया एज ए इनपुट पैरामीटर, एंड इनको हम रेंडर कर रहे हैं। So we're creating a button and a second button for play movie and upload image. और इन दोनों में आप देखें कि जो बटन का जो कंपोनेंट है, दिस इज द बिल्ट इन द बटन एलिमेंट। तो इसके अंदर जो ऑन क्लिक इवेंट है उसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं द ऑन प्ले मूवी पैरामीटर, जो रेफरेंस करता है दिस फंक्शन। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इज जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे इट विल डिस्प्ले एन अलर्ट बॉक्स saying playing, और अगर अपलोड पे क्लिक करेंगे इट विल से अपलोडिंग। सो डिपेंडिंग कि हम कौन से बटन पे क्लिक करते हैं इट विल ट्रिगर द रेलेवेंट फंक्शन आइदर ऑन प्ले मूवी और ऑन अपलोड इमेज। ठीक है, एंड दिस इज द ओके, सो दिस इज द बटन फंक्शन जिसको ये यूज कर रहे हैं इनसाइड ऑफ द बटन फंक्शन। जो बिल्ट इन बटन HTML एलिमेंट होता है वो यूज हो रहा है। ठीक है, ओके, कंपोनेंट मेमोरी, ये वाली चीज़ों को भी हम और इन डेप्थ देखेंगे व्हेन वी गो इनटू दीज डिफरेंट टॉपिक्स। ये इंट्रोडक्शन है। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट स्टेट एंड कंपोनेंट्स मेमोरी। अच्छा, काफ़ी बार जो जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्क्रीन पे जो जो भी इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है उसको चेंज करना होता है डिपेंडिंग के यूज़र क्या इंटरेक्शन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे अगर आपके पास एक काउंटर हो एंड यू आर क्लिकिंग अ प्लस और माइनस बटन, तो जो भी नंबर है वो डिस्प्ले इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन, अगर आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो द UI विल हैव टू बी अपडेटेड। तो अगर आप समझें कि ज़ीरो से शुरू होता है एंड यू क्लिक ऑन प्लस and you want to add a value, so the UI will have to update the 0 to a 1 and so on. तो इस तरह से depending on the component and जो भी interaction हो रहा है उसके basis पे UI will need to be updated. चल, typing into the form should update the input field, right? तो अगर आप एक फॉर्म में क्लिक करते हैं उसमें टाइप करते हैं तो जो भी इनपुट फील्ड है उसके अंदर वैल्यूज अपडेट हो जानी चाहिए। अगर आप किसी फॉर्म के अंदर नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हैं या किसी इमेज कैरोसेल में नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हैं तो जो भी इमेज है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अगर आप शॉपिंग कार्ट के अंदर हैं या आप कोई ई कॉमर्स के अंदर हैं, ई कॉमर्स ऐप के अंदर, एंड यू क्लिक बाय बटन और ऐड टू कार्ट बटन, तो जो भी प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो जाना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट इंटरेक्शंस जो आप डे टू डे डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर कर रहे होते हैं, राइट? लाइक इफ यू गो टू फेसबुक एंड यू क्लिक द लाइक बटन, तो आपका लाइक रजिस्टर हो जाता है और UI में लाइक डिस्प्ले हो जाता है, राइट? So these are all interactions. और जो आपके कंपोनेंट्स हैं इनको ये वाली चीज़ें याद रखनी होती हैं। तो जैसे ई कॉमर्स एग्जाम्पल में अगर आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं तो देन यू वांट टू मेक श्योर कि जो आपका कंपोनेंट है उसको याद रहे कि आपने कार्ट में ऐड किया है प्रोडक्ट।
ठीक है। अच्छा, और वो जो याद करेगा, हाउ डज इट रिमेंबर थिंग्स, इट विल रिमेंबर यूजिंग डेटा। ठीक है, तो जैसे हमने अभी एक अरे क्रिएट किया था विद सम डेटा, इस तरह से वी कैन क्रिएट डेटा इनसाइड ऑफ आवर कंपोनेंट्स। ठीक है, और दिस डेटा जो कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट से रिलेटेड मेमोरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इस डेटा को हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी कंपोनेंट में स्टेट ऐड कर सकते हैं यूजिंग अ यूज स्टेट हुक। अच्छा, हुक क्या होता है? हुक इज जस्ट अ फंक्शन। अच्छा, और रिएक्ट के अंदर ये कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो बिल्ट इन रिएक्ट के फीचर्स यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जो यूज स्टेट हुक है वो क्या करता है कि आप रिएक्ट के अंदर एक स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग अ वेरिएबल, और फिर उसके अंदर आप इनिशियल स्टेट सेट कर सकते हैं, और उस स्टेट को फिर ओवर टाइम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जब आप यूज स्टेट हुक यूज करते हैं तो you're creating the state। ठीक है, जब भी आप स्टेट क्रिएट करते हैं तो आपको इनिशियल स्टेट सेट करना होता है। तो समथिंग लाइक दिस, यूज स्टेट, और इनिशियल स्टेट क्या होता है? जो भी इनिशियल वैल्यू है। तो अगर जैसे आप इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो you'll start from 0। ठीक है, दिस इज द इनिशियलाइजर, कि आपने एक डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू सेट कर दी। अच्छा, फिर यू हैव टू एडिशनल वैल्यूज हियर, दो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, द एक्चुअल वैल्यू जिसके अंदर स्टेट का डेटा होता है, और एक फंक्शन जो उस स्टेट अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं हियर, हमने एक इंडेक्स की वेरिएबल सेट की, इसके अंदर स्टेट का डेटा सेव होगा। अगर हमें स्टेट को अपडेट करना है, इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग द वेरिएबल, हम ये फंक्शन यूज करेंगे इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए, and we use the use state hook to initialize it or to pass the initial value of index। ठीक है, and then ये second example है show more का। तो we create a state object using use state, और इसकी जो initial value है वो false है, तो show more is equal to false initially। अगर हम इसको अपडेट करना चाहेंगे तो we'll use the set show more function to update the value of show more। अच्छा, तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। जब भी आप यूज स्टेट हुक यूज करना चाहेंगे, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप इसको रिएक्ट से इंपोर्ट करें, बिकॉज इट्स अ बिल्ट इन हुक फंक्शन इनसाइड ऑफ द रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देयर इज सम डेटा। तो ये इन्होंने डेटा डॉट जेएस की एक फाइल क्रिएट की हुई है विच कंटेन्स ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, तो विल यूज दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। अच्छा, नाउ दे हैव द डिफॉल्ट फंक्शन फॉर गैलरी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। अच्छा, एंड यहाँ पर आप नोट करें कि वी आर यूजिंग स्टेट हियर। तो सबसे पहले वी क्रिएटिंग अ स्टेट फॉर इंडेक्स जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, एंड वी हैव अ सेट इंडेक्स फंक्शन। अच्छा, ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है जब भी आप यूज स्टेट हुक यूज करेंगे, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, एंड सिर्फ फर्क क्या होगा कि जो भी स्टेट ऑब्जेक्ट आप जो भी स्टेट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका आप नेम क्रिएट कर सकते हैं विच विल बी द नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड देन यू विल हैव द फंक्शन। उसका जो कन्वेंशन है, यू हैव सेट, सेट हमेशा होगा, एंड देन द वैल्यू ऑफ द नेम। ठीक है, और ये कैमल केस में होगा। ठीक है, एंड देन सेकेंड केस ऑफ यू स्टेट, जहाँ पे शो मोर का स्टेट सेट हुआ हुआ है, इनिशियल वैल्यू इज फॉल्स, एंड देन लास्ट जो है ये इन्होंने एक हैज़ नेक्स्ट का एक कांस्टेंट बनाया हुआ है कि यूजिंग द इंडेक्स, इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर। ये क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स इज लेस देन जो पूरी लिस्ट है उसकी लेंथ -1। तो अगर ये वैल्यू ट्रू होती है, so if the index की अगर करंट इंडेक्स जो है वो लेस देन द लेंथ ऑफ द होल, क्या कहते हैं, डेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि वी हैव अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
तो जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं बेस्ड ऑन दैट आपकी लेंथ -1 आ जाएगी। दैट विल टेल यू हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन द अरे। तो अगर करंट वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई तो दैट मीन्स कि इसके बाद और कोई वैल्यू नहीं है। अगर इससे कम है दैट मीन्स कि देयर आर मोर ऑब्जेक्ट्स इन द अरे। अच्छा, नाउ यू हैव अ फंक्शन हैंडल नेक्स्ट क्लिक। अच्छा, तो ये नेक्स्ट क्लिक क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर अरे में और भी डेटा है आफ्टर द करंट इंडेक्स वैल्यू, तो इट विल चेक इट कि इफ इट्स ट्रू तो फिर सेट इंडेक्स ये इंक्रीज कर देगा जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दैट्स द इंटेंशन हियर। अगर नेक्स्ट वैल्यू नहीं है तो सेट इंडेक्स टू 0 ताकि वो दोबारा से 0 से शुरू हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए, ऑन एवरी क्लिक ऑफ द नेक्स्ट बटन इट शुड इंक्रीमेंट, it should go to the next value, and on the last value अगर आप next click करें it should go back to the first 0। ठीक है। अच्छा, दूसरा फंक्शन है द हैंडल मोर क्लिक फंक्शन। अच्छा, ये किस पे होगा, इट शुड बी ऑन द शो डिटेल्स। अच्छा, तो इन दिस फंक्शन ये क्या कर रहा है, सेट शो मोर को ये रिवर्स कर रहा है। तो जो भी करंट वैल्यू है शो मोर की, तो शो मोर इज बाय डिफॉल्ट फॉल्स, तो इसको ये फ्लिप कर देगा। तो अगर हम इस कंडीशन में क्लिक करेंगे तो इट विल अपडेट द वैल्यू टू ट्रू। तो शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे इट विल अपडेट द वैल्यू टू ट्रू। अच्छा, फिर लास्टली अगर इसको दोबारा से एक्चुअली क्लिक करेंगे तो इट विल चेंज इट बैक टू फॉल्स, दोबारा से फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नाउ लास्टली इसी फंक्शन के अंदर जो आपकी स्कल्पचर लिस्ट है, द स्कल्पचर लिस्ट क्या है, जो आपका डेटा है स्कल्पचर लिस्ट, उस डेटा के अंदर से ये गेट कर रहा है जो भी करंट इंडेक्स के बेसिस पर जो भी स्कल्पचर है। ठीक है, तो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इज 0, तो ये 0 इंडेक्स पे जाएगा द फर्स्ट वन और इसकी इमेज गेट कर लेगा। इट्स गेटिंग द, वेयर इज इट, ये पूरा ऑब्जेक्ट गेट कर लेगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसके पास आ गया इनसाइड ऑफ दिस स्कल्पचर वेरिएबल। अब हम मार्कडाउन के अंदर आ जाएंगे आफ्टर द रिटर्न, और JSX रिटर्न कर रहे हैं। सो वी हैव अ फ्रैगमेंट एंड नाउ वी हैव द बटन फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट बटन पे हम ऑन क्लिक पे क्या कर रहे हैं, विल रन द हैंडल नेक्स्ट क्लिक फंक्शन, दिस वन, जो क्या कर रहा है कि सिंपली इसको इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू को। फिर हमारे पास हेडिंग है। हेडिंग क्या कर रही है कि बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स हमारा जो स्कल्पचर ऑब्जेक्ट है उसका नेम और उसका आर्टिस्ट शो कर रहा है एज अ हेडिंग। ठीक है, नेम इज इटैलिसाइज्ड एंड देन जो आर्टिस्ट है उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है। फिर इनसाइड ऑफ हेडिंग 3 हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि करंट हम कौन से इमेज पर हैं और टोटल कितने इमेजेस हैं। ठीक है, and then we have another button for the show more, which says hide or show details। तो अगर hidden है तो it will say show details, अगर displayed है तो it will say hide details। so this is conditional rendering। and then lastly अगर show more true है तो फिर ये पैराग्राफ डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगर show more true नहीं है तो it will not display the paragraph, एंड एट द एंड जो हमारा इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो दीज आर द दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू यूज स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं इंट्रो करवा रहा हूँ एंड देन विल गो इनटू डेप्थ एंड प्रैक्टिस द कोड। रेंडर एंड कमिट। अच्छा, तो जैसे हम कंपोनेंट के अंदर इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो होगा क्या कि डिस्प्ले होने से पहले रिएक्ट उनको पहले रेंडर करेगा।
अच्छा, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज अगर आपको प्रोसेस नहीं समझ आ रहा होगा ना, तो होगा क्या कि आपको उसका जो पूरा बिहेवियर है वो सही से समझ नहीं आएगा, एंड इट विल कॉज प्रॉब्लम्स जब आप डाउन द रोड डेवलपमेंट कर रहे होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है, लेट्स एक्चुअली लुक एट दिस एग्जांपल, इट्स अ गुड एग्जांपल। तो इमेजिन करें कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक किचन के अंदर कुक्स हैं, तो देयर शेफ्स इन द किचन, और ये क्या कर रहे हैं कि ये डिशेस असेंबल कर रहे हैं यूजिंग सम इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इन दिस सिनेरियो रिएक्ट जो है वो आपका वेटर है, और ये क्या करता है कि ये जो कस्टमर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट लेता है और उनके लिए फिर ऑर्डर ला के देता है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट और सर्विंग के जो प्रोसेस है इसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 ट्रिगर, नंबर 2 रेंडर, एंड नंबर 3 कमिट। अच्छा, तो जो ट्रिगर होता है वो कब होता है? ट्रिगर होता है जब यूजर का इवेंट होता है, रेंडर होता है जब ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा होता है, और कमिट होता है जब ऑर्डर टेबल पे रख दिया जाता है। ठीक है, सो द ट्रिगर इज फ्रॉम द कस्टमर, द रेंडर इज इन हैपनिंग इन द किचन, एंड द कमिट इज व्हेन इट्स रिटर्न्ड। ठीक है, सो विल कम बैक टू दिस। अब अगर हम स्टेट के बारे में और बात करें, तो जनरली जो रिएक्ट के अंदर जो वेरिएबल होता है स्टेट, उससे थोड़ा सा फर्क होता है। स्टेट क्या करता है कि इट्स लाइक अ स्नैपशॉट। ठीक है, अगर आप स्टेट को सेट करना चाह रहे हैं तो आप ये नहीं करते कि जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसको आप अपडेट नहीं करते, आप उसको रिप्लेस करते हैं। तो आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको फिर रिप्लेस करते हैं। ठीक है, so setting it does not change the state variable you already have, but instead triggers a re-render. तो आप उसको existing value को update नहीं करते, आप दोबारा से new value create करते हैं with the new value. अच्छा, इससे क्या होता है कि आप छोटे छोटे बग से बच जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये एग्जांपल देखते हैं कि ये एक चैट ऐप है, और ये क्या कह रहा है, ट्राई टू गेस व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस सेंड फर्स्ट एंड देन चेंज द रेसिपिएंट टू बॉब, whose name will appear in the alert 5 seconds later. अच्छा, तो let's send and then Bob. You said hello to Alice. अब दोबारा से क्लिक करते हैं। Now it will say you said hello to Bob. अच्छा, so यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है, इसके अंदर वी हैव अ टू फील्ड। ठीक है, और इसकी डिफॉल्ट जो स्टेट है वो एलिस है, और इसको हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस ड्रॉप डाउन, और एक हमारे पास मैसेज की इनपुट फील्ड है। ठीक है, सो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ क्या कहते हैं, जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग दिस सेलेक्ट ऑप्शन, और इसके अंदर यू कैन सी कि जब भी हम वैल्यू चेंज करते हैं तो वी कैन यूज द ऑन चेंज इवेंट। ठीक है, और ऑन चेंज इवेंट जब होता है तो हम जो हमारा रिएक्ट स्टेट हुक है, वी क्रिएटेड अ स्टेट कॉल टू, और उसका फंक्शन है सेट टू। तो इस सेट टू फंक्शन को यूज़ करके हम टू की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हमारी टारगेट है उसको हम यूज़ करेंगे, एंड इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो अगर हम एलिस पे क्लिक करेंगे देन द वैल्यू ऑफ टू इन द स्टेट विल बिकम एलिस, अगर हम बॉब करेंगे इट विल बिकम बॉब। ठीक है, एंड देन इसी तरह से जो आपका मैसेज है, मैसेज में भी हम ये यूज स्टेट हुक यूज किया हुआ है, तो वट एवर वी टाइप हेलो वर्ल्ड, तो जो भी हम टाइप करेंगे दैट शुड बी द मैसेज जो
रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। एंड वी आर यूजिंग द सेट मैसेज। जब भी हम इस टेक्स्ट एरिया के अंदर टाइप करते हैं, इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ द मैसेज, ठीक है। जब भी हम चेंज करेंगे, सिंपल इनपुट इज ऑल्सो अ चेंज। अभी हमने चेंज कर दिया। इफ आई टाइप हेलो बॉब, तो ये अब स्टेट चेंज हो गया एंड द मैसेज टेक्स्ट विल नाउ बी हेलो बॉब, ठीक है, हेलो बॉब। तो इस तरह से वी कैन यूज state hooks to create state for a form. अच्छा, so let's try this component. +1 +3 is also doing +1. तो इसमें कोई bug है, ठीक है। ये कह रहा है this component is buggy. Clicking +3 increments the score only once. तो why is that? State as a snapshot explains why this is happening. अच्छा, ये कह रहा है कि अगर हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, सेटिंग स्टेट रिक्वेस्ट a new re-render but does not change it in the already running code. तो अगर कोड पहले से रन कर रहा है तो वो चेंज नहीं करेगा, इट विल हैव टू री रेंडर। अच्छा, तो अगर स्कोर कंटिन्यू करता है, सो स्कोर कंटिन्यूज टू बी 0 राइट आफ्टर यू कॉल सेट स्कोर +1। अच्छा, you can fix it by passing an updater function when setting state. अच्छा, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो क्या कर रहा है ये, यहाँ पर आप देखें तो जो +3 वाला बटन है, +3 वाला ये बटन है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि we're incrementing 3 times, ठीक है, और इंक्रीमेंट इज जस्ट डूइंग इट वंस। तो इन दिस केस होता क्या है कि थ्रू आउट दिस इंटायर प्रोसेस स्टेट सिर्फ एक बार अपडेट होता है इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग 3 टाइम्स। तो हमें क्या करना होगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हमें एक अपडेटर फंक्शन करना होगा जब हम स्टेट अपडेट करना चाह रहे हो। तो समथिंग लाइक दिस, सेट स्कोर, हाँ, तो यहाँ पर अब हमने सेट स्कोर का जो फंक्शन है इसको अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर आप देखें जो भी करंट स्कोर है उसको हम +1 कर देंगे इंस्टेड ऑफ स्कोर +1। अच्छा, नाउ व्हाट विल हैपन इज जब हम +3 करेंगे इट विल एक्चुअली डू द +3। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज अपडेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट। अच्छा, तो स्टेट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स या अरेज को डायरेक्टली चेंज नहीं करते। इंस्टेड क्या होता है कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट या अरे को अपडेट करना होता है तो आप एक न्यू ऑब्जेक्ट या अरे क्रिएट करते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट होता है, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, उससे हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस न्यू ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस करते हैं एंड देन रिप्लेस कर देते हैं। तो सो इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, तो जब भी हम यहाँ पर देखें कि ये फॉर्म है राइट, इसमें अगर हम कोई डेटा चेंज करते हैं समथिंग लाइक दिस, तो होगा क्या कि ऑन द चेंज, ऑन द नेम चेंज, हम सेट पर्सन को कॉल करेंगे एंड सेट पर्सन क्या करेगा कि जो एग्जिस्टिंग पर्सन ऑब्जेक्ट है उसको गेट कर लेगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट को स्प्रेड ऑपरेटर से यूज करके गेट करेगा एंड देन जो नेम की वैल्यू है उसको अपडेट कर देगा यूजिंग द
टारगेट वैल्यू। इसी तरह से ये अप्लाई किया हुआ है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स। तो नेम में भी है, टाइटल में भी है, सिटी में भी है एंड द इमेज में भी है। तो फॉर ईच वैल्यू हमने ऑन चेंज इवेंट यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो जैसे अगर आप देखें फॉर द नेम, ये नेम है, नेम की जो इनपुट फील्ड है उसमें हमने ऑन चेंज इवेंट हैंडलर रखा हुआ है, और ऑन चेंज पर वी रन द हैंडल नेम चेंज फंक्शन, हैंडल नेम चेंज। और इसके अंदर वी रन द सेट पर्सन फंक्शन जो हमारा यूज स्टेट का फंक्शन है, और इस फंक्शन में वी डू द स्प्रेड ऑपरेटर जो हमारा ओरिजिनल जो इनिशियल स्टेट है वो गेट कर लेगा, ठीक है, या जो भी करंट स्टेट है वो गेट कर लेगा, एंड उस स्टेट के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होगी, और क्या करेगा कि जो भी नेम है, नेम को अपडेट कर देगा यूजिंग द अपडेटेड वैल्यू फ्रॉम द फॉर्म, ठीक है। और ये सेम सेम तरीके से हर फील्ड के लिए अप्लाई करेगा। तो इफ आई चेंज द नेम हियर, आप देख सकते हैं कि रियल टाइम में इट्स अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन हियर। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को अपडेट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली फॉर अरेज हम डिफरेंटली उसको थोड़ा सा कोड करेंगे। अरेज जो हैं वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर म्यूटेबल होते हैं, लेकिन रिएक्ट के अंदर जब हम स्टेट में उनको रखते हैं तो वो रीड ओनली होता है, और जब हम अरे को अपडेट करते हैं तो वी नीड टू क्रिएट अ न्यू अरे एंड देन रिप्लेस द ओल्ड अरे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें कि इसको फॉलो करें कि इनिशियल जो अरे है उसके अंदर हमारे पास कुछ इनिशियल डेटा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो फंक्शन है हमारा उसके अंदर हम यूज स्टेट में इनिशियल लिस्ट को पास कर रहे हैं एज द इनिशियल स्टेट, ठीक है। और अगर हमने इस स्टेट को अपडेट करना है तो विल यूज द सेट लिस्ट फंक्शन। अच्छा, अब फर्ज करें कि इसके अंदर जो भी सीन है ना, ये जो चेक बॉक्स है इट्स बेस्ड ऑन दिस वैल्यू कॉल्ड सीन जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर है इनसाइड द अरे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम टॉगल करते हैं तो इट विल अपडेट द वैल्यू ऑफ सीन टू ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग के क्या हम इसका स्टेट सेट करते हैं। तो होगा क्या कि डिपेंडिंग के हम जब भी इसको ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर आप देखें यहाँ पर होगा ऑन टॉगल। टॉगल किस पे लिए काम होता है, जब भी आपका चेक बॉक्स होता है तो इसका जो इवेंट होता है बिल्ट इन, इट्स द ऑन टॉगल बट ऑन द टॉगल इवेंट। और उस केस में हम ये हैंडल टॉगल का फंक्शन कॉल कर रहे हैं विच इज़ डिफाइंड हियर। जो हैंडल टॉगल क्या कर रहा है कि हम सेट लिस्ट का फंक्शन जो यूज स्टेट से हमने क्रिएट किया है उसको कॉल किया हमने, एंड नाउ वी आर क्रिएटिंग अ न्यू अरे। और वो हम कैसे कर रहे हैं कि जो लिस्ट है, जो ओरिजिनल हमारी लिस्ट है फ्रॉम द स्टेट, उसके ऊपर हम मैप कर रहे हैं। एंड मैप आप याद करें मैंने अर्लियर बताया था कि मैप रिटर्न्स अ न्यू अरे। तो जब भी आप एग्जिस्टिंग अरे पे मैप फंक्शन रन करेंगे यू विल पास द कॉल बैक फंक्शन, और जो भी ये रिटर्न करेगा इट विल क्रिएट अ न्यू अरे और वो रिटर्न हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। So these are the topics that we have to cover next. I think it must be enough for now. तो next class के अंदर please come prepared. ये वाले topics आप previously try कर सकते हैं, मैंने introduction दे दिया सबका। In the next class हम इसको in depth जो है वो कोड करके practice कर लेंगे। आज जो भी हमने कोड किया था मैं इसको push कर रहा हूँ ताकि आपके पास इसका access आ जाए। ठीक है, so the code is all pushed. Hopefully things are clear. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि as much as possible चीज़ों को clear up करके चलें। तो in the next class we'll look at all of these and
कोड राइट कर लेंगे. इट विल बी गुड अगर आप क्लास में आने से पहले इनको खुद से भी प्रैक्टिस कर लें, एंड बिकॉज इट विल रिमूव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अगर जो भी होगी. ठीक है, सो थैंक्स एवरीबॉडी. फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़. सेशन एंड कर दूं.